नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब भारत की सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक भी की थी पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान के कई सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स थे, उनको बैन किया गया। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थे, क्रिकेटर्स हों या पब्लिक रिएक्शन वाले हों या दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं जैसे कमर चीमा और इन लोगों का, इनके भी चैनल्स बैन किए गए। लेकिन पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है इस देश में। पिछले 24 घंटे में कई पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स अनबैन हुए, कई जर्नलिस्ट के चैनल अनबैन हुए, कुछ क्रिकेटर्स के भी चैनल अनबैन किए गए, जिसमें शाहिद अफरीदी और ये भी थे। और शाहिद अफरीदी ने तो बाकायदा एक स्टोरी भी डाली जो वायरल हो रही थी कि देखा, ये तो पहलगाम इन्होंने खुद कराया है। मतलब फिर से उन्होंने जहर उगला भारत के खिलाफ। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब एक बार भारत की सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी, चैनल्स को बैन कर दिया, तो फिर उन्हें अनबैन क्यों किया गया। और अब खबरें आ रही हैं कि 24 आवर्स बाद जब ट्विटर पर ट्रेंड चला, जब बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर लिखना चालू किया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को टैग किया गया, उसमें पीएमओ को टैग किया गया, उसमें जो भी संस्थाएं एचएमए हो, इन सबको टैग किया गया। तो अब खबर जो आ रही है उसके मुताबिक फिर से धीरे धीरे चैनल्स बैन होने लगे हैं, अब वो नहीं दिख रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए सबसे बेहतर जो आदमी है जो बात करेगा ना, वो है रवीश भाई। रवीश भाई शुरू से इसके खिलाफ एक तरह से ऑपरेशन चला रहे हैं कि भैया इनको बैन करो, इनको बैन करो। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमने बहुत देखा है, इनकी तीखी नोकझोंक भी होती रहती है। तो रवीश भाई को मैंने इनवाइट किया अपने शो पर, और हम दोनों मिलकर ये बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रवीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए मेरे लिए। Thank you so much. Thank you so much for inviting me. तो रवीश भाई, ये समझ नहीं आ रहा है कि पिछले 24 घंटे से जो ये चल रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हो। देखिए, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है एक्चुअल में। क्या धीरे से दोबारा से अनबैन करने की कोशिश की गई कि भई एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं इसको, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होने से रहा। अचानक से हमने देखा कि जो चैनल्स थे उनको अनबैन कर दिया गया और उसमें से वो चैनल्स भी थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो वो भारत के खिलाफ पूरा ज़हर उगल रहे थे कि भई इन्होंने हमें बैन कैसे कर दिया। और उनका जो असली चेहरा था वो सबके सामने आ गया था। लेकिन हमने देखा कि अनबैन कर दिया गया उनको। और बहुत सारे चैनल्स इसमें थे और उन्होंने दोबारा से जो इंडिया का कंटेंट था वो बनाना भी शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स वालों की बात करूं, तो उन्होंने इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो चल रही है उस पर कंटेंट बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं खुद हैरान रह गया कि यार ये क्या हुआ। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भी मुझे शेयर किए कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। भारत सरकार ने अपना स्टैंड कैसे चेंज कर दिया, क्या हम अपने स्टैंड पे फर्म नहीं रह सकते। मतलब पहलगाम में जो लोग मारे गए फिर उनका क्या, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया, फिर डिजिटल स्ट्राइक क्यों चलाई। वो तो फेक प्रोपोगेंडा दोबारा से चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका स्टैंड इंटरनेशनली बड़ा वीक होगा कि पाकिस्तान वाले क्या सोचेंगे, अगर इनसे बड़ा बेवकूफ कौन है। कल तक ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2 महीने हुए नहीं है और इन्होंने भाई साहब हमसे बैन हटा दिया। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन अभी जो हम खबर देख रहे हैं कि दोबारा से गवर्नमेंट ने जो है फिर से उनको बैन करना शुरू कर दिया है। अब ये टेक्निकल ग्लिच था या ये कोई एक स्ट्रेटजी थी जिसके तहत उनको अनबैन किया गया था, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। बट ये जरूर क्लियर है कि अनबैन हुए पाकिस्तान के चैनल और अब फिर से उनको धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है रवीश भाई। आपने एक जो बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इंडिया इंग्लैंड जो अब टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर वीडियोस बनाने की प्लानिंग की। प्रोमो श्रोमो आपके एक वीडियो में आपने बताया भी था कि बाकायदा वो बड़े लेवल पर प्रोमो श्रोमो बनाया गया, मतलब खर्चे किए इन लोगों ने। क्या उनको ये पता था कि बैन हटा देगी गवर्नमेंट? क्योंकि देखिए, मुझे अगर पता है कि मैं पाकिस्तान में बैन हूं और पाकिस्तान में कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए मैं इतने पैसे खर्च करूंगा, इतने तैयारियां करूंगा, ये तो मैं नहीं करने वाला। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ऐसा किया, जो स्पोर्ट्स यूट्यूबर जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो भट्टी हो, चाहे जो भी है। तो क्या उनको ये पता था क्या कहीं से, कि या कहीं से उनको इंडिकेशन मिला था कि नहीं हम तो अनबैन हो जाएंगे? दो चीजें हैं इसमें। देखिए, जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं जो स्पेशली स्पोर्ट्स करते हैं, उनके इनकम का जरिया सिर्फ इंडिया से नहीं है ना। इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं जिनको हम एनआरआईज कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है उनको देखने का। जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो भी लोग उनको बहुत देखते हैं। तो वो बेसिकली उनकी सुपर चैट्स वहां से आती है। हाँ, जो प्रोमो बनाया गया था भट्टी की तरफ से, उस प्रोमो में उसने इंडिया इंग्लैंड का बहुत जबरदस्त प्रोमो बनाया था और ऐसा प्रोमो बनाया था कि जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है सोनी वाले, वो भी शर्मा जाए। इतना जबरदस्त प्रोमो उसने बनाया था। और उसने उस प्रोमो में ये भी कहा था कि अगर आप नहीं देख पा रहे तो वीपीएन लगाकर देखें, यानी कि जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको एनालिसिस सुनना है इंडिया इंग्लैंड का, तो वीपीएन लगाकर सुन सकते हैं। ये उसने उसमें
वॉइस ओवर में मेंशन भी किया था। तो उनका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो एनआरआईज हैं जो बाहर रह रहे हैं, और हमेशा उनके वीडियो में जो भी पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो में एक चीज मेंशन होती है, जब भी वो वीडियो बनाते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, मुल्क से बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, वो ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों को नहीं मानते कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई नफरत है, कोई कुछ है। वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, एनआरआईज को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी चापलूसी करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान से बाहर जो चले गए हैं वो ज्यादा समझदार हैं, वो सबको एक मानते हैं, उनके दिल में कोई नफरत नहीं है। और हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके दिलों में नफरतें भर दी गई हैं, इसलिए वो पाकिस्तानी लोगों का बॉयकॉट करते हैं या पाकिस्तानी लोगों को कुछ बोलते हैं। लेकिन एनआरआईज उनके स्पेशल टारगेट होते हैं, क्योंकि उनमें डॉलर से सुपर चैट आती है, और वो यूट्यूब भी उस एल्गोरिथम को बूस्ट करता है जिसमें डॉलर में सुपर चैट आती है। तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है उनका, इसलिए उन्होंने इंडिया इंग्लैंड सीरीज का इस तरीके से प्रचार किया और ये भी बोला कि वीपीएन से हमें आप देख सकते हैं। रविश भाई, जो बातें आपने कही बिल्कुल सही कही। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, पत्रकार हैं तो सवाल तो उठेंगे, अलग अलग चीज़ें आएंगी। मतलब ये मैं सही हूँ इस थ्योरी में, नहीं हूँ, ये बात की बात है। लेकिन क्या इसमें गूगल का कोई रोल हो सकता है? क्योंकि देखिए, दुनिया की छठी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है पाकिस्तान, वहाँ भी इंटरनेट यूज़र्स हैं, वहाँ भी यूट्यूब कंज्यूम किया जाता है, वहाँ से भी गूगल को, यूट्यूब को बहुत बड़ा एक रेवेन्यू आता होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, ये नहीं हो सकता, ये एक थियरी मैं दे रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि कहीं गूगल की तरफ से प्रेशराइज किया गया हो हमारी सरकार को कि देखिए ये तो बिजनेस खराब हो रहा है, बिजनेस मॉडल हमारा है, ये तो हमें नुकसान हो रहा है। तो ये जो आपने गूगल वाली बात करी और यूट्यूब वाली बात करी, ऑफ कोर्स जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो इंडियन ऑडियंस है, इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी मुझे मैसेज किया हुआ है और इंस्टा पे भी मैसेज किया हुआ है कि ये हो सकता है गूगल की तरफ से या यूट्यूब की तरफ से बोला गया हो इंडियन गवर्नमेंट को या आईबी मिनिस्ट्री को कि भाई आप कितने दिनों तक बैन रखना चाहते हैं, क्योंकि हम इतने दिनों तक बैन नहीं रख सकते। या तो फिर आप चाइना वाली पॉलिसी अपनाओ कि भाई आप गूगल आप अलाउड ही नहीं करोगे उसको, आप अपने सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आप अपने एप्लीकेशन यूज करोगे। तो वो पॉलिसी है नहीं, क्योंकि इंडियन सब्सक्राइबर से ही जो पैसा जा रहा है वो पाकिस्तानियों को भी जा रहा होगा। तो अल्टीमेटली जब वो सब्सक्राइबर डाउन हो जाएंगे तो वो पाकिस्तानियों को भी व्यूज नहीं मिल रहे होंगे। तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि शायद यूट्यूब ने पूछा हो कि इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई आप कितने दिन तक बैन रखना चाहते हैं, ये एक लिमिटेशन है, आपने कहा था, हमने 50 डेज के लिए 60 डेज के लिए बैन कर दिया, अब हम इसको जो नॉर्मल जो पहले था वैसे ही रखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने हटा दिया हो, ये भी चीज हो सकती है। ऑफिशियली इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, बट हो सकता है दिस माइट बी ए रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी सवाल उठाए हैं। रविश भाई, मतलब मुझे तो ये बड़ा दुख हुआ जैसे मैंने देखा कि चैनल्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ इन्होंने लगातार जहर उगले हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारी बीसीसीआई को गालियां देते हैं, हमारे भारत को गालियां देते हैं, हमारी सरकार को गालियां देते हैं, और हमारे ही देश के लोग उनको सुपर चैट देते हैं, हमारे ही देश के लोग उनको व्यूज़ देते हैं, सारी चीज़ देते हैं। आपने इतना लंबा कैंपेन चलाया, मैंने आपके वीडियोज़ पे रिएक्शन दिया, मैंने भी उस कैंपेन में हिस्सा लिया, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं, इस देश के बहुत सारे लोग हैं, बहुत और भी यूट्यूबर्स हैं जो लगातार इस बात को प्रमोट करते रहें कि भाई इनको बैन किया जाए। ये धीरे धीरे ये, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में, हमारे दिमागों में ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये लोग, गलत फैक्ट दे के, प्रोपेगेंडा चला के। क्या सरकार, जब हमें ये लगता है कि यार ये इतना बड़ा खतरा है, क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही कि कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार तक तो बात पहुंची ही थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हो ही रहा था, तो उस समय हमने देखा था कि डिजिटल स्ट्राइक की गई थी और पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स थे, उसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि स्पोर्ट्स वालों को भी बैन किया गया था। यानी कि गवर्नमेंट के पास एक थॉट था, उनके पास भी कह सकते हैं कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी कि जो इनके स्पोर्ट्स वाले जो यूट्यूबर हैं वो भी फेक प्रोपोगेंडा चलाते हैं इंडिया के खिलाफ, वो भी ब्रेन वॉश करते हैं। अदरवाइज वो पॉलिटिकल वालों को बंद कर देते, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट वालों को छोड़ देते। लेकिन जब हम इंस्टा पे भी आते हैं, इंस्टा पे भी जो उनके तमाम सेलिब्रिटीज थी उनको भी वहां पे उनके अकाउंट भी उन्होंने बैन किए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन थी कि ये सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि गलत है और जो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, जो कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने किया भी। सवाल गवर्नमेंट का नहीं है, सवाल मेरा अपनी आम जनता से भी है, देशवासियों से भी है, कि अभी कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे इंस्टाग्राम पे, और उसमें जब इनका कोई यूट्यूबर है, वो जब लाइव स्ट्रीमिंग, उसका चैनल अनबैन हो गया और वो करने लगा उस पे अपना लाइव स्ट्रीमिंग करने लगा, तो बहुत सारे इंडियंस उसको लिखते हैं वेलकम बैक, वेलकम बैक, तो हम आपका बहुत मुद्दतों से इंतजार कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी देशभक्ति है, जो हमारा पेट्रियोटिज्म है, जो हमारा नेशनलिज्म है, ये क्या तभी जागता है कि भाई जब कोई अटैक हो जाता है, उसमें निहत्थे लोगों की जान चली जाती है, और वो रहता भी बहुत कम देर तक है।
15-20 दिन तक रहता है, उसके बाद वो फिर खत्म हो जाता है। पर रविश भाई, बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि पहले बैन किया, फिर अनबैन किया, और अब फिर बैन कर रहे हैं। अब जो मैंने देखा, मैंने सारे चैनल्स अभी खोल के देखे मैंने बीच में, तो वो फिर से वो दिखाने लगा है कि भाई बैन हो गए हैं चैनल, इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या ये टेक्निकल ग्लिच था? और अगर टेक्निकल ग्लिच था तो इतने, मतलब ये कोई हमारे और आपके घर में लगे हुए मॉडेम की तो बात है नहीं। ये तो एक सरकारी संस्था है, वहाँ पर कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ होती है तो आदेश पारित होता है, कई लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर एक पूरा तंत्र है जो इसको करता है, तब जाकर बैन या अनबैन होता है। एकाएक बिना किसी फैसले के बैन अनबैन अनबैन बैन, मतलब इन्होंने क्या ये कहीं टेस्ट तो नहीं कर रहे थे कि जनता का मूड देख तो नहीं देख रहे थे? पता नहीं, देखिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सपोज करिए कि गूगल की अगर हम बात करें या यूट्यूब की अगर हम बात करें कि हाँ भाई ठीक है, उन्होंने इस पे बैन लगाया था और शायद उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा हो कि भाई कितने दिन तक आप ये बैन चाहते हैं या नहीं चाहते, तो गवर्नमेंट ने कहा हो कि भाई ठीक है, हो गया, चलिए भाई, अब आपको जो करना है करिए, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा सुपर चैट्स भी जाती हैं, व्यूअरशिप भी उनकी काफी थी, तो हो सकता है ये एक रीजन हो। अभी मैं डिस्कस कर रहा था अपने एक दोस्त के साथ और मैंने उससे पूछा कि यार ये तो टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक टेक्निकल ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से ये इन पे बैन जो था वो हट गया, और अब क्योंकि सरकार को पता लगा तो बैन हो गया दोबारा से। भाई सवाल ये है कि ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे हुआ है। ये सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं हुआ ना, मतलब यूट्यूब पे नहीं हुआ, ये इंस्टाग्राम पे भी हुआ है। इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी तो मेटा है और इधर गूगल है। तो ये सारी जगह पे कैसे टेक्निकल ग्लिच हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टाग्राम पे भी टेक्निकल ग्लिच हो गया, यूट्यूब पे भी टेक्निकल ग्लिच हो गया, ट्विटर पे भी टेक्निकल ग्लिच हो गया। तो अलग-अलग कंपनीज़ हैं, अलग-अलग कंपनीज़ में हर जगह पे कैसे टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। तो ये अपने आप में एक डाउट क्रिएट करता है कि ये शायद टेक्निकल ग्लिच ना रहा हो, ये सिर्फ ये हो गया हो कि हाँ ठीक है, कंपनीज ने बात करी हो कि भाई आप कितना बैन चाहते हो, सरकार ने कहा हो, ठीक है, देख लेते हैं भाई, जैसा आपको लग रहा है आप करिए, अब हमारी कोई इतनी ज्यादा विलिंगनेस नहीं है, तो हटा दिया हो। लेकिन जब अप्रूव हुई, जो आपने भी हमने भी हम सब लोगों ने जो कैंपेन चलाया, शायद हो सकता है कि वहां पे भी हाँ गवर्नमेंट को लगा हो कि नहीं भाई, लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से आदेश पारित हुए और कह दिया हो कि हाँ भाई इनको बैन करिए। अच्छा, जो खबर आई ना, जब सुबह हमने खबर देखी तो जो सोर्सेज के मुताबिक जो खबर दे रहे थे, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट भी दिए, बड़े बड़े अखबारों ने भी दिया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई गवर्नमेंट में जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने अब बहुत लंबे टाइम से एंटी इंडिया कोई बात नहीं कही है, इसलिए हम इन पर से बैन हटा रहे हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हाफिज सईद अगर 2-3 महीने एंटी इंडिया बात नहीं करेगा तो क्या हम उसे कहेंगे कि नहीं नहीं अब ये आतंकवादी नहीं रहा? बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे थोड़े ना होता है कि अब इन्होंने एंटी इंडिया बात नहीं कही तो हम उनको अब बैन अपलिफ्ट कर देते हैं, कल वो फिर एंटी इंडिया बात करते हैं तो फिर बैन लगा देते हैं। ये इस तरीके से मेरे को नहीं लगता कि पॉलिसीज़ चलती हैं। इस तरीके से आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि आपने कोई स्टैंड लिया है, आप एक बहुत मजबूत देश हैं। ये मैसेज फिर गलत जाएगा, और हम जो जिनकी प्रवृत्ति हम पहले से देख चुके हैं, भई जिनका नेचर हम पहले से देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि वो किस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इवन एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, वो फेक प्रोपेगेंडा वहां पे बहुत ज्यादा चल रहा था, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया ने हमारे सिविलियंस को मार दिया या ये हो गया, या जो भी उनकी फेक जो पहले से भी वो करते आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनका रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया हो, बिल्कुल भी नहीं हुआ हो। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लीजिए ना, उस समय के हानिया आमिर जो कि दलजीत दोसांझ की मूवी में है, सरदार जी 3 पे, वो आप देख लीजिए उसने क्या क्या कमेंट किया, फवाद खान ने क्या क्या किए, जितने भी उनके एक्टर्स जिनको इंडिया ने कितना काम दिया अपनी फ़िल्मों में, बड़े-बड़े एक्टर्स ने उनको काम दिया, शाहरुख खान ने काम दिया है, सलमान खान ने काम दिया, बड़े-बड़े लोगों ने पाकिस्तानियों को काम दिया है। वो जाके अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इंडिया की आर्मी के लिए, इंडिया के प्रधानमंत्री के लिए, भारत की सरकार के लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा। तो भैया रातों-रात अगर उनका आपको लग रहा है हृदय परिवर्तन हो गया है कि 1 हफ्ते से उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो आप गफ़लत में, ऐसे पॉलिसीज़ नहीं चलती हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से ये दर्शकों को बताएं कि आपने इतने लंबे टाइम से आपने ये कैंपेन किया, हम लोग भी इसके खिलाफ रहे हैं। ये कैंपेन क्यों ज़रूरी है कि जो वहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या वहाँ के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, और हमारे दर्शक पूरा खाते हमसे हैं, पैसा हमसे लेते हैं, हमारे दर्शकों के भीतर दिमाग में जो घुस कर बैठे हैं, ये कितनी खतरनाक बात है हमारे देश के लिए। मैं चाहूँगा कि आप फिर से एक बार बताएं कि क्यों कैंपेन ये की जा रही है। देखिए, एक बहुत लंबा कैंपेन रहा मेरा, तो मैंने तो काफ़ी 1 साल हो गया है और मैंने ये डिटेक्ट भी किया कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तान की जितनी भी मीडिया है या उनके जो सेलेब्स हैं, वो इंडिया को एज़ अ कंज्यूमर देखते हैं कि हाँ भाई, ये कस्टमर की तरह देखते हैं कि हमने एक प्लेटफ़ॉर्म खोला हुआ है और हमें एक प्रोडक्ट सेल करना है। मेरा सभी भारतवासियों से ये सवाल है कि देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है।
और सपोज करिए कि रशिया की टीम किसी दूसरी टीम के साथ फुटबॉल का मैच खेल रही है, अ, या यूक्रेन की टीम जो है वो किसी के साथ फुटबॉल का मैच खेल रही है, तो क्या यूक्रेन के लोग रशिया के किसी यूट्यूबर से सुनना पसंद करेंगे कि उनकी टीम की जीत हुई है, हार हुई है? कभी भी पसंद नहीं करेंगे। या इज़राइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और ईरान की टीम कहीं खेल रही होगी, तो ईरान के लोग इज़राइल के लोगों से सुनना पसंद करेंगे कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी या हमारी टीम ने कैसा खेला, कैसा, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेम विद इज़राइल फिलिस्तीन। वो कभी पसंद नहीं करेंगे कि दूसरा, वही इंडिया पाकिस्तान के भी अगर आप रिलेशन देखें, भाई वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, वो टेररिस्ट आकर हमारे देश में टेररिस्ट कैंप्स ऑपरेट हो रहे हैं, वो हमारे देश में आकर निहत्थे लोगों को मार रहे हैं धर्म पूछकर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी क्रिकेट टीम के बारे में इंफॉर्मेशन और अपनी क्रिकेट टीम का एनालिसिस पाकिस्तानियों के मुंह से सुन रहे हैं। तो ये मैं कोई, तो मेरा इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अब मैं तो कहता हूँ क्या, अब हमारे पास हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है क्या? रवीश भाई नहीं है? आप रवीश भाई इतने टाइम से, इतने सालों हो गया, डिकेड्स हो गए रवीश भाई स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, क्या आपको इनकी एनालिसिस में मजा नहीं आता? मतलब हमें क्यों जाना है उनको सुनने यार? हमारे पास अपने इतने अच्छे एनालिसिस करने वाले हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अंदर की चीज़ें निकाल कर लाते हैं, आपको सारी खबरें बताते हैं और आपको गालियां भी नहीं देते। वो तो आपको, मतलब भारत के दर्शकों को कर रहा हूँ, तो भारत के दर्शकों को गालियां भी देते हैं, उल्टा सुनाते भी हैं, और आप उनको व्यूज़ भी दे रहे हो, आप उनको सुपर चैट भी दे रहे हो। मतलब ये ये समझ में नहीं आती लॉजिक बात। देखिए, मेरा जो मैंने जो जनरली जो नोटिस किया था उस समय, जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स बड़े पॉपुलर हो रहे थे, एक्चुअल में क्या होता है कि इंडिया वाले, ऐसा उन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है, वो इंडिया वालों के बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, चापलूसी इंडियन प्लेयर्स की करते हैं कि यार विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है। और उन्होंने एक चीज अपनाई कि अपने प्लेयर्स को गाली देना और इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। कि बाबर आजम, उसको कुछ भी नाम दे दिया उन्होंने कि बेकार है, किसी काम का नहीं, विराट कोहली की वो बराबरी नहीं कर सकता। तो उन्होंने इंडिया की जो तारीफें करनी शुरू करी, और वो एक नहीं, सारे यूट्यूबर्स को लत लग गई कि इंडिया की तारीफ करो और अपनी टीम को गाली दो। उससे उन्होंने बड़ी व्यूअरशिप कमाई और एक उन्होंने कह सकते हैं कि मार्केट खड़ा कर दिया, जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और मेरे को एक चीज अच्छी तरीके से पता है, 99.99 पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कश्मीर। उनको कश्मीर चाहिए किसी भी कीमत पर। वहां पे बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता कि आपको भैया क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना डॉक्टर है, बनना है, आपको इधर इंजीनियर जाना बनना है, है। कुछ जाना है, या आपको कुछ बड़ा वैज्ञानिक बनना है, कुछ नहीं भाई साहब, आपको सिर्फ कश्मीर चाहिए। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है और वो आपसे वही चाहते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में चिकनी चुपड़ी बातें कर कर उनकी आपके लिए लाइकिंग बढ़ गई है, आपका फेवरेटिज्म उनके लिए बढ़ गया, तो आप गफलत में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप मुझे देख लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कलाकार भी हैं, उसमें आप मुझे बता दिए किसी इंडियन कलाकार को कभी कोई फायदा हुआ तो मुझे बताइए। भाई हानिया आमिर को आपने रोल दिया, उसने पैसे कमाए। आपने मायरा खान को रोल दिया, आपने फवाद खान को रोल दिया, आपने राहत फतेह अली खान को काम दिया, आपने अदनान सामी तो अब इंडियन ही बन गया, उसको काम दिया, आपने आतिफ असलम को काम दिया। मुझे बताओ, आपने सारे पाकिस्तानियों को भर भर के काम दिया और उनसे गाने गवाए, उनको फिल्मों में आपने रोल दिया। इंडिया के कितने बड़े सुपरस्टार पाकिस्तान में जाकर काम किया, मुझे बता दी। किसी ने कोई काम नहीं, एक पैसा किसी ने पाकिस्तान से नहीं कमाया होगा, सारे पैसे पाकिस्तानियों ने इंडिया में आकर कमाए होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इंडिया में बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, इंडिया में बहुत बड़े एक्टर हैं, इंडिया में वो एक्टरों की कमी नहीं जो आप पाकिस्तानियों को हायर कर रहे हो, ये भी मेरे समझ से परे है। जो आपने बात की स्पोर्ट्स एनालिसिस वाली, वो मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को लोगों ने, जो स्पोर्ट्स वाले थे, इसलिए सुनना प्रेफर कर लिया क्योंकि अपनी टीम को गालियां दे रहे थे और इंडिया की जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बहुत भर भर के तारीफें करना, वो शायद लोगों को अच्छा लगा कि वो, ये तो यार पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारे क्रिकेटर्स की तारीफ कर रहे हैं और अपने क्रिकेटरों को गालियां दे रहे हैं। तो वो एक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सेल किया, क्योंकि उनको तो लग रहा था भाई हम पैसे कमा रहे हैं। और आप देखें, जब हिंदुस्तान की सरकार ने बैन नहीं किया इनके चैनल को, तो इन्होंने चैनलों के नाम बदल बदल के दोबारा से उसको स्टार्ट करना शुरू किया। तो ये इनका बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है, बहुत बड़ा बिजनेस है कि भारत को गाली देना लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करना। बिल्कुल सही कहा आपने रवीश भाई, मतलब इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि हानिया आमिर को पता था कि उसने एक इंडियन के साथ फिल्म की है, एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर है, एक इंडियन एक्टर है, उसके बाद भी उसने ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसे ऐसे ट्वीट किए, पोस्ट डाला, इंस्टाग्राम पोस्ट डाली। उसको इस बात का डर नहीं था कि भाई मैं इंडियन फिल्म में हूँ, इंडियन दर्शक मुझे देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने तो वही किया जो उसको करना था। मैंने बॉलीवुड से नहीं देखा कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स आए हों और पहलगाम पर उन्होंने कहा हो कि ऑल आइज ऑन पहलगाम और ऐसा और वैसा। मतलब पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो जानती है कि मैं इंडियन फिल्म में हूँ, मेरी ये बड़ी फिल्म है, उसके बाद भी उसने अपने देश का, अपनी फ़ौज के लिए उसने मैसेज दिया, पोस्ट किया। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने नहीं किया। हम लोग को अपना काम जारी रखना है। और रवीश भाई आप तो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं और मैं भी, मेरा तरीका अलग है, आपका थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन हम दोनों का जो गोल है वही है
कि भाई उनके यहाँ से जो घुसपैठ की जा रही है हमारे भारतीयों के दिमाग में, वो उस घुसपैठ को रोकना है, काउंटर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश भाई, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।